अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। आज हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, आज हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे टोटल डिस्कशन करनी है। अब देखते हैं जी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द अकाउंटिंग। ये आपकी आउटलाइन का जो पहला पोर्शन था उसमें भी ये टॉपिक डिस्कस किया गया था। आज हम उसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये टॉपिक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक आपस में रिलेट करता था, तो मैंने इन दोनों टॉपिक्स को एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है जी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से मुराद ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे इदारे हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हों, चाहे वो किसी और गवर्नमेंट ने बनाए हों, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाती है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाती है। जी, कौन कौन से अदारे हैं हमारे पास? एक अदारा है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से, दूसरा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के नाम से। ये दोनों इदारे क्या करते हैं? ये रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जिस बेसिस पर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। उन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। अब इन्हें जनरली एक्सेप्टेड क्यों कहते हैं? क्योंकि यही रूल्स एंड रेगुलेशन, यही रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के अंदर तमाम कंपनीज़ फॉलो करती हैं। जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जिनका बिज़नेस इंटरनेशनल है, वो आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो बनाता है वो उन रूल्स को फॉलो करती हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क FASB का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है 4 पॉइंट्स पे बेस करता है। पहला पॉइंट है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा है क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और चौथा है ऑपरेटिंग गाइडलाइंस, जिसमें अजम्पशंस, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रेंट्स। अब देखें, इसके 4th पॉइंट में जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स वाला, वो इसी में कवर हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से मुराद आपके अजम्पशंस, आपके प्रिंसिपल्स और आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जी, अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं जी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आता है। जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करना, अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन कौन होते हैं। सबसे बड़े यूज़र्स उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके बाद आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं जो आपके क्रेडिट डिसीजन लेते हैं। देखें, आपकी कंपनी को कुछ फंड्स की ज़रूरत है, आपकी कंपनी लोन के लिए अप्लाई करती है। आपको जो लोन की अमाउंट जिसने देनी है वो पहले डिसीजन लेने से पहले आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा। वो इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलती है? वो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसे प्रोवाइड करती हैं, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले FASB का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसको? इन्वेस्टर्स को और क्रेडिट डिसीजन मेकर को। दूसरा, ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो आपको हेल्प आउट करे फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रिडिक्ट करने में। ठीक है। तीसरी चीज़, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लेम्स टू दोज रिसोर्सेज, जिसे हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, एंड चेंजेस इन दोज रिसोर्सेज एंड क्लेम्स, यानी कि आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अगर उनमें साल के दौरान कुछ चेंजेस आती हैं तो उनके आइडेंटिफाई करने के लिए किसका काम है जी? FASB का। जी, इसमें पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड पॉइंट है कि वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उस इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। उनमें सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स जो है रेलिवेंस की है, दूसरी रिलायबिलिटी है, तीसरी कंपेरेबिलिटी है, चौथी कंसिस्टेंसी है। जी, हम डिस्कस करते हैं जी 1 बाय 1 रेलिवेंस को डिस्कस करते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि रेलिवेंट हो डिसीजन मेकर के लिए, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, किसी भी डिसीजन मेकर के लिए, डिसीजन लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो उसे प्रोवाइड करना FASB का काम है। अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले ऐसी वो इंफॉर्मेशन में करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए प्रेडिक्टिव वैल्यू की। प्रेडिक्टिव वैल्यू किसे कहेंगे? कि वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए। दूसरा, उसमें कुछ फीडबैक वैल्यू मालूम करनी चाहिए। फीडबैक से क्या मुराद है? वैल्यू से मुराद कि जो आपने एक्सपेक्ट किया है, या तो एक्सपेक्टेशन आपकी कंफर्म होगी और अगर गलत होगी तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। थर्ड, उसमें जो है टाइमलीनेस होनी चाहिए। टाइमलीनेस से मुराद क्या है? कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है या जो आप रिसीव करते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे ही उसका टाइम पीरियड एक्सपायर होता है वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं रहती।
जी, वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं रहती। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके डिसीजन के टाइम पीरियड के लिए, देखें अगर आपने विद इन 10 डेज़ डिसीजन लेना है किसी एसेट के बारे में कि आप उसे परचेज़ करें या ना करें, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए पेंडिंग है तो लाजिम है कि वो इन्फॉर्मेशन विद इन 10 डेज़ आपको प्रोवाइड कर देनी चाहिए ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें। लेकिन अगर वो आपके डिसीजन लेने के बाद आपको प्रोवाइड की जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं रहती। जी, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मुराद वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी किस्म का एरर नहीं होना चाहिए और उसमें किसी भी किस्म की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस से क्या मुराद है कि इंफॉर्मेशन को कोई पर्सन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर दे, उस इंफॉर्मेशन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज करके प्रोवाइड करे जिससे डिसीजन मेकर का डिसीजन जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं कहलाती। तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिलायबल होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें किसी किस्म का एरर ना हो और उसके अंदर किसी किस्म की बायसनेस शामिल ना हो, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो वेरीफाइबल हो। ठीक है जी, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं जी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये दोनों इकट्ठे डिस्कस कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपेरेबिलिटी किससे कहते हैं। कंपेरेबिलिटी कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि दूसरी कंपनीज़ की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर की जा सके। देखें, आपकी कंपनी ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, दूसरी कंपनीज़ ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ करें, जैसे आपने अभी देखा कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, तो वो इस तरतीब से डाटा रखा होना चाहिए कि आप दूसरी कंपनी के साथ उसे कंपेयर कर सकें। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि जो मेथड आपने इस साल यूज़ किए हैं वही सेम मेथड आप नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करेंगे। इससे मुराद क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा कि डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं कि कोई भी फिक्स्ड एसेट है, जब आप उसे परचेज़ करते हैं उसके बाद आप उसे यूज़ करते हैं और यूज़ करने की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उस कमी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। देखें, अगर आपने एक बाइक ख़रीदी है तो बाइक आजकल 83,000 की है। जैसे ही आपने उसे यूज़ करना शुरू किया, एक मंथ गुजरा, एक साल गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा, जैसे जैसे आप उसे इस्तेमाल करते रहते हैं उसकी वैल्यू डाउन चली जाती है। अब उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब उस डेप्रिसिएशन को मालूम करने के टोटल 8 मेथड्स हैं। अब आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं यह आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है कि जो आपने ईयर 1 में मेथड यूज़ किया है वही सेम मेथड आपको ईयर 2 में भी करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो किसी भी इंफॉर्मेशन में 4 करेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन कौन सी बोला? रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। रेलिवेंस में 3 पॉइंट्स थे। प्रेडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, फीडबैक वैल्यू होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए। प्रेडिक्टिव वैल्यू से मुराद ये था कि ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसे यूज़ करते हुए आप फ्यूचर को, इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकें। दूसरा, फीडबैक वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेशंस को या तो कंफर्म किया जाता था या फिर उसमें कुछ करेक्टनेस की जाती थी। थर्ड थी टाइमलीनेस, कि हर इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है और उसके बाद उसकी वैल्यू एक्सपायर हो जाती है और वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं रहती। सेकंड, आपने पॉइंट डिस्कस किया था रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी कहते हैं सबसे पहला पॉइंट है वेरीफाइबल, कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है उसे आप वेरीफाई कर सकें। दूसरा है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कि उस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो फेथफुल होना चाहिए। ठीक है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जिसको बयान करते हुए अगर आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड अगर डिफरेंट हो तो आपका जो डिसीजन मेकर है वो उससे डिफरेंट मीनिंग ले सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट था न्यूट्रल। न्यूट्रल से मुराद वो फ्री ऑफ एरर हो और उसमें किसी किस्म की मैनिपुलेशन या बायसनेस नहीं होनी चाहिए। फिर हमने पॉइंट डिस्कस किया कंपेरेबिलिटी का एंड कंसिस्टेंसी का। कंपेरेबिलिटी कहते हैं कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसी और कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कंपेयर की जा सके। दूसरा था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेथड्स की कंसिस्टेंसी को कहते हैं कि अगर आपने ईयर 1 में जो मेथड्स यूज़ किए हैं करंट ईयर में, तो आप नेक्स्ट ईयर में भी सेम अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ करेंगे या ईयर 3 में भी सेम अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ करेंगे। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो जब आप उसे चेंज करें तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपने यूज़र्स को वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करें। इसके लिए हम अभी एक और प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अभी इस लेक्चर में
अब देखें, हमने कहा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, अब उसे एग्जांपल के तौर पर बयान कर रहा है। मैंने कहा ये एक कोर्ट की एग्जांपल उसने दी है कि जिसमें आपका लॉयर जो है, वकील, आपको वो कहता है कि मुझे सिर्फ वो बातें बताओ जिससे मुझे जानने की ज़रूरत हो, उसके बाद उसके अलावा ना बताएं। दूसरा, कोर्ट आपसे क्या करता है, आपसे ओथ लेता है, कसम लेता है कि जो भी आप यहाँ बोलेंगे मुकम्मल सच होगा। तीसरा, क्वेश्चन डालता है कंपेरेबिलिटी, एप्पल एंड ऑरेंजेस, कि एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन से कंपेयर की जा सके। फिर था कंसिस्टेंसी, के सेम अकाउंटिंग मेथड फ्रॉम ईयर टू ईयर। जी, अब आपको मैं बता चुका हूँ कि ये 4 एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे थे एफएसबी के। पहला एलिमेंट आपके ऑब्जेक्टिव का था, दूसरा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का, तीसरा था एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आप जानते हैं कि वो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और ये सारा प्रोसेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मुराद वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और प्लस उनके साथ नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिखने से मुराद ऐसी बातें, ऐसे इवेंट्स जो कि डिसीजन मेकर के डिसीजन को इफ़ेक्ट कर सकें, वो भी आप साथ में डिस्क्लोज़ करते हैं, उनको भी नोट्स के तौर पर पेश करते हैं। अब उसका चौथा पॉइंट जिसमें हमें ऑपरेटिंग गाइडलाइन के बारे में बताया गया था। ऑपरेटिंग गाइडलाइन में आप 3 बातों को डिस्कस करते हैं, 3 चीज़ों में इसे क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है अजम्पशंस, दूसरा है प्रिंसिपल, तीसरा है कंस्ट्रेंट्स। अजम्पशंस किसे कहते हैं? अजम्पशन हमारे जितने भी अकाउंटिंग प्रोसेसेस होते हैं उस सब के लिए फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती है। प्रिंसिपल किसे कहेंगे? प्रिंसिपल उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है जिसके ज़रिए हम ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर किसी भी किस्म का इकोनॉमिक इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो हमें वो चीज़ें बताती है। कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं? कंस्ट्रेंट्स से मुराद कि कुछ मेथड्स हैं जो हमारे लिए कंपल्सरी हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि डेप्रिसिएशन के टोटल 8 मेथड्स हैं, अब आपको 8 के 8 मेथड्स फॉलो करने, कोई भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो FASB है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो आपके मेथड को सिलेक्ट कर सकता है कि जी आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इन 2 मेथड्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं आपकी अपनी कंसेंट के साथ। इस चीज़ को बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो हम देखेंगे कि कितनी तरह के अकाउंटिंग के अंदर कंस्ट्रेंट्स आते हैं इन लेक्चर्स में। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं अजम्पशंस को कवर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम इसके प्रिंसिपल्स और कंस्ट्रेंट्स को कवर करेंगे, ठीक है जी। अजम्पशंस की तरफ देखते हैं। देखें ज़रा, ऑपरेटिंग गाइडलाइन में 3 चीज़ें थी, अजम्पशन, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रेंट्स। देखें, अजम्पशंस टोटल 4 तरह की हैं। कौन कौन सी बोला? मॉनेटरी यूनिट, इकोनॉमिक एंटिटी, टाइम पीरियड, गोइंग कंसर्न। इकोनॉमिक एंटिटी को बिजनेस एंटिटी भी कहा जाता है। दूसरा उसके प्रिंसिपल्स हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन, मैचिंग प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल। तीसरा उसके कंस्ट्रेंट्स हैं। कौन कौन सा? मटेरियलिटी कंस्ट्रेंट्स, कंजर्वेटिज्म कंस्ट्रेंट। अब इस लेक्चर में क्योंकि हमने अजम्पशंस को डिस्कस करना है तो सबसे पहले अजम्पशंस पे चलते हैं। ये एक डायग्राम है। जब आप चारों टॉपिक, जो चारों अजम्पशंस हैं, मैं एलेबोरेट कर लूँगा, आप इस डायग्राम को दोबारा से रिव्यू कीजिएगा। ये मैंने एग्जाम्पलीफाई की हुई हैं जी। सबसे पहली अजम्पशन है मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन। मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन क्या कहती है कि जब भी आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कंसिडरेशन के तौर पर मनी, रकम यूज़ की गई हो, यानी कि पैसे यूज़ किए गए हों। इससे पहले आपका बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था जिसमें आप चीज़ों के बदले में चीज़ें दिया करते थे, लेकिन आजकल जब भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी आप आइटम परचेज़ करें, सर्विसेज रिसीव करें, आप उसके बदले में कैश पे करते हैं। तो मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन ये कहती है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जिसमें कैश या रकम या मनी इन्वॉल्व होगी। इसमें ये एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये 4 चीज़ें हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़, सैलरीज पेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन सब चीज़ों को जिसको हमने कैश में पेड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट देखते हैं जी इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन। इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन को बिजनेस एंटिटी अजम्पशन भी कहा जाता है। बिजनेस एंटिटी क्या कहती है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। क्या कहने का मतलब है जी? देखें, आप एक बिज़नेस शुरू करते हैं, आप 300 लोग हैं, 300 लोगों ने जाके कंपनी शुरू की, आपने उसके शेयर्स खरीदे, आप उसके ओनर ज़रूर कहलाएंगे, आपको डिविडेंड भी मिलेगा,
आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ, वो जो भी प्रोजेक्ट लगाएगी उससे जो भी प्रॉफिट होगा आपको उसमें से हिस्सा मिलेगा। लेकिन आप उस कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर अपना अमल दखल नहीं दिखा सकते। मैनेजमेंट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मैनेजमेंट अपने डिसीजंस लेगी, अपने तरीक़ों के मुताबिक उस कंपनी को चलाएगी, आपको उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर दूसरी बात, इकोनॉमिक एंटिटी में ये भी कहता है कि एक बिज़नेस सेपरेट है दूसरे बिज़नेस से। इसमें एग्जांपल दी फोर्ड मोटर्स की और जनरल मोटर्स की, BMW की और मर्सिडीज़ की, कि दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, तो दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ कंपटीशन है। जी नेक्स्ट एजम्पशन है टाइम पीरियड एजम्पशन। टाइम पीरियड एजम्पशन से पहले मैं आपको बिज़नेस के गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि बिज़नेस जो है कि कभी भी एक्सपायर नहीं होता, बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है जी? देखें, आप एक कंपनी की एग्जांपल लें, नेस्ले की कंपनी है। अगर नेस्ले की कंपनी लॉस में जा रही है और उसे क्लोज़ कर रहे हैं, अच्छा उसे क्लोज़ कर देंगे, क्या करेंगे? बेच देंगे। जिस पार्टी को बेचेंगे उसने भी तो वो मशीन ही यूज़ करनी है ना, उसने भी सेम प्रोडक्ट बनानी है ना उन मशीन से, उनसे तो सेम प्रोडक्ट बनाई जा सकती थी। तो बिज़नेस तो एक्सपायर नहीं होगा ना भाई, तो बिज़नेस कभी भी एक्सपायर नहीं होता। अच्छा, फिर हम रिकॉर्ड किस तरह से करें? रिकॉर्ड तो हमें टाइम पीरियड के अंदर करना होता है, और अगर हम प्रॉफिट मालूम करें या लॉस मालूम करें तो कब मालूम करें? तो उनका कहना ये है कि आप ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करें जिसे कहते हैं टाइम पीरियड एजम्पशन। टाइम पीरियड एजम्पशन में हम क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल पीरियड बना लेते हैं। आर्टिफिशियल पीरियड मतलब 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, ठीक है, या फिर आप 1 ईयर का आर्टिफिशियल पीरियड बना के उस पीरियड के अंदर होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यूज़ हैं, दोनों को कंपेयर करके आप बता देते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। जबकि बिज़नेस की एजम्पशन क्या कहती है कि बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं हो सकता। लेकिन आप टाइम पीरियड के मुताबिक आप उनकी डिवीजन करके आप उन्हें आर्टिफिशियल टाइम पीरियड बना लेते हैं और उसका आप प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं। देखते हैं एग्जांपल के अंदर उन्होंने 2005, 2006 एंड 7 का बताया। फिर उन्होंने कहा कि आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, किसी भी साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स की भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, 6 मंथ्स की भी बनती हैं जिसे हम सेमी एनुअली कहते हैं, एनुअली साल के बाद भी बनती हैं। तो ये टाइम पीरियड हमारा आर्टिफिशियल टाइम पीरियड है, ना कि उनका गिवन टाइम पीरियड। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का आपको समझ आ गया कि कोई भी बिज़नेस जो है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कैरी ऑन रहता है, हमेशा कंटिन्यू रहता है, कभी भी क्लोज नहीं हो जाता। जी हमारी ये 4 अजम्पशंस थी। अब मैं चलता हूँ उस एग्जांपल की तरफ जो मैंने अभी आपको बताई थी। उस एग्जांपल में हम 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक एंटिटी वाले एग्जांपल में देखें तो इन्होंने आपको, ये मैं इसे जूम कर देता हूँ जी, अब देखें इकोनॉमिक एंटिटी में मैंने ये कहा था कि ये जो कंपनीज़ हैं इनका आपस में इनके इवेंट्स, होने वाले इवेंट्स जो हैं, ये एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। कहने का मकसद क्या है कि फोर्ड वाले अपना अकाउंटिंग सिस्टम बना रहे हैं, ये डेमलर क्रिसलर जो है ये अपना बना रहे हैं, जनरल मोटर्स वाले अपना बना रहे हैं। अब ये तीनों डिफरेंट कंपनीज़ हैं, तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये सेम सर्विसेज देते हैं आपको ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, सेम सर्विसेज देते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ भी डिफरेंट हैं, प्राइसेस भी डिफरेंट हैं, और तीनों का अकाउंटिंग का मेथड भी डिफरेंट होगा। लेकिन अभी आपने जैसे पढ़ा था कि इनकी इंफॉर्मेशन आपस में कंपेरेबल होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास जो था वो था मॉनेटरी यूनिट का। मॉनेटरी यूनिट क्या कहता था कि जो भी कैश की सूरत में होगा उसी को ही हम सेव कर सकते हैं, उसे ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसने एग्जांपल दी जैसे मेजर ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब इसको पैसों की वैल्यू में तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते ना कि कितने पैसों से सेटिस्फाई के, नहीं भाई नहीं हो सकता। फिर टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, क्या आपकी कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप इस पर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़, क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके कंपनी के अंदर कितने लोग ऐसे काम करते हैं जो अब्रॉड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसे भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड होगा, जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा या फिर मनी इन्वॉल्व होगी। अब देखें एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है सैलरीड पेड, इसका मतलब आपने पैसे पे किए हैं, सर्विसेज ली हैं, तो जो सैलरीड पेड हैं इसे आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी तीनों को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ वो वाली इकोनॉमिक एंटिटी रिकॉर्ड हो सकती है, इकोनॉमिक इवेंट रिकॉर्ड हो सकता है जो इन टर्म्स ऑफ मनी बयान किया जा सके। अब उससे बाद कॉन्सेप्ट था गोइंग कंसर्न का। उनका कहना यह था कि जो बिज़नेस अभी कंटिन्यू हुआ है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। इन्होंने एक एग्जांपल दिया एक प्लांट की कि उसकी आज की शेप ये है और फ्यूचर में उसकी शेप ये हो जाएगी।
लेकिन ये ऑपरेशन जो हैं ये लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू होगा। देखें अब कितने भी ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके प्रोसेस में एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इतना लंबा टाइम हो चुका है उन्हें और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफरेंट है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिफरेंट है, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन वो बिज़नेस कंटिन्यू है। अब इसके बाद जब बिज़नेस हमेशा कंटिन्यू रहने वाला है तो हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मालूम कर सकते हैं? तो आपका टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट बीच में आता है कि वो कहता है कि हम आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स बना लेते हैं। आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स जो हैं उस आर्टिफिशियल टाइम पीरियड के मुताबिक आप प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं। अब वो आर्टिफिशियल टाइम पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी हो सकता है और आपका क्वार्टरली भी हो सकता है। और आपको पता है कि 1 साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। आप इसके मुताबिक आपकी जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये हमारी आज के लेक्चर में अजम्पशंस कवर हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपके प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। थैंक यू सो मच। आपका कोई भी क्वेश्चन हो जूम मीटिंग में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।